Dear student, now we are going to start with the working of day 4. On this day, we will talk about the mapping of the function. You know, we can represent the function by Venn diagram also. When we represent the function by Venn diagram, we can tell the different characteristics regarding this, what kind of the mapping could be there. Now, there are different kind of the mapping. We will see what kind of the mapping they are and what are their characteristics. First, we will see the into mapping. अब इनटू मैपिंग का देखिए मतलब क्या होता है। यहां पे आपके सामने देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एफ ए टू बी। इसका मतलब है कि ए इज ए सेट ऑफ डोमेन एंड बी इज ए सेट ऑफ कोडोमेन एंड देयर इज ए रिलेशनशिप और करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी इन विच वी विल हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच विल नॉट हैव द प्री इमेज। अब इसका देखिए यहां पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने इलस्ट्रेट किया है कि जैसे ये सेट ए है तो इसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, और एक सेट बी है इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। नाउ ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2 एंड सी इज आल्सो रिलेटेड टू 2। तो फंक्शन की देखिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ द ए हैज गॉट ए यूनिक इमेज। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि सेट बी में 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब जब कभी भी आपको ऐसी मैपिंग दिखे वी से इट इज ए इनटू मैपिंग। अब इसको देखिए एक इलस्ट्रेशन और बताते हैं आपके सामने, दैट इज एफ आर टू आर डिफाइंड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक सेट है ए विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इट विल हैव ऑल द रियल नंबर्स। और दूसरा एक सेट बी है वो भी आर लिखा है, तो दैट मीन इट विल हैव आल्सो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इसके अंदर देखिए जो करस्पॉन्डेंस है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें जो भी नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे -3 है, नाउ दिस विल बी रिलेटेड टू +9, -4 दिस विल बी रिलेटेड टू +16, +4 ले लें दिस विल बी आल्सो रिलेटेड टू 16। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उन सबकी करस्पॉन्डेंस सेट बी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ होगी। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे वो उनकी कोई भी प्री इमेज आपको नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब जो इसमें रेंज बन रही है यहाँ पे वो बन रही है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज ए इनटू मैपिंग। नेक्स्ट यू विल सी अबाउट द ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग को हम कहते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। अब इसका देखिए मतलब क्या होता है कि जब इसमें हम लिखते हैं कि ये एक सेट ए है दैट इज ए डोमेन और एक दूसरा सेट बी है, तो जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे x1 x2 x3 जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे उन सब की आपको कोई ना कोई प्री इमेज दिखेगी। कोई भी एलिमेंट सेट बी के अंदर लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा। अब इस सेंटेंस को हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू दी सेट कोडोमेन। इसका मतलब और क्या हुआ कि जब हम जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर लेंगे उन सबकी इमेज हर एलिमेंट के साथ सेट बी के अंदर रिलेटेड रहेगी, कोई भी सेट बी का एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। नेक्स्ट यू विल सी वन एग्जांपल थ्रू विच वी आर इलस्ट्रेटिंग एफ आर टू आर डिफाइंड बाई वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें देखिए कि जो आपका कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, डोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, और करस्पॉन्डेंस है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो इट कम्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी एंड इट गोज टू द प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब आप यहां पे देखेंगे कि हर x की वैल्यूज के लिए आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू y मिल रही है। दैट मीन्स अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स द रेंज ऑफ फंक्शन इज कंप्लीटली मैचिंग विद द कोडोमेन। सो नाउ वी कैन से इट इज एन ऑनटू मैपिंग। अब ऑनटू मैपिंग को चेक करने का तरीका भी यही होता है कि हम रेंज पता कर लेते हैं, जिसको अब अभी हम आपके सामने आगे बताएंगे। वी विल सी हाउ टू चेक ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग का देखिए चेक करने का तरीका एक है कि आप फंक्शन की रेंज निकाल लें। अगर रेंज को डोमेन के साथ मैच कर जाती है वी से इट इज एन ऑनटू मैपिंग।
जैसा कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में आपके सामने देखा था कि आपका जो सेट ऑफ कोडोमेन था वो भी रियल नंबर था, रेंज भी रियल नंबर बन गई थी, तो ये आपका ऑन टू मैपिंग होगी। अगर हम आपसे कहें कि एक फंक्शन, लेट्स से देयर इज अनदर एग्जांपल वी टेक एफ आर टू ए, और फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जिसमें एक जो कोडोमेन है दैट इज हैविंग -1 टू +1। अब इस केस में आप x की जो भी रियल वैल्यू रहेंगे वो सब -1 से 1 के बीच में मूव करेंगी। इसका मतलब ये ऑन टू मैपिंग हो गया, क्योंकि एवरी एलिमेंट फ्रॉम -1 to 1 विल हैव ए प्री इमेज। नाउ हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b? नाउ दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला that if set A is having m element, set B is having n element, and m is greater than equal to n greater than equal to 1, then the number of onto is given by this formula, that is -1 to the power n minus r ncr into r to the power m. Next I will show you one example. Find the number of surjection from A to B where A is set 1 2 3 4 and B is having only 2 elements in B. अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी बाय दिस फॉर्मूला इफ वी कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी 14। अब आप इसको देखिए एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, कि जैसे हम कहें कि ये सेट ए है, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और एक ये सेट बी है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए और बी। अब 1 कुड बी दी प्री इमेज ऑफ ए और 1 कुड बी दी प्री इमेज ऑफ बी। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 2 इमेज ले सकता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ये जो एलिमेंट 2 है इसकी भी 2 इमेज हो सकती हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 3 की और 4 की दोनों की 2-2 इमेज हो सकती हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन गए? ये 16 बन गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 3 4 दे आर ऑल रिलेटेड टू ए, यू कैन हैव दिस पिक्चर ऑल्सो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 दे आर ऑल रिलेटेड टू बी। तो इन दिस केस अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर ए को रिलेट हो जाएं तो ये इनटू मैपिंग हो गई, और अगर सारे के सारे एलिमेंट बी को रिलेट हो जाएं तो ये आपकी फिर से इनटू मैपिंग हो गई। तो इसका मतलब ये 2 फंक्शन ऐसे बनते हैं जो कि इनटू मैपिंग में चले जाएंगे। तो रेस्ट अगर कुछ भी होते हैं तो वो आपके सारे के सारे ऑनटू में आते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन पॉसिबल जो होंगे दैट विल बी 16 - 2 = 14। So apart from formula you can also use the logic to find out the number of onto functions. Next I am going to discuss about the 1-1 mapping. अब 1-1 mapping किसे कहते हैं? Now you can see the definition on your screen. If A to B is said to be 1-1 mapping are injective if different elements of A have the different images in B. अब इसका देखिए मतलब ये होता है कि सेट A जो कि आपका डोमेन होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि वजह से 1 की इमेज यहाँ पे 3 है तो इट डजंट मीन कि 3 की भी इमेज यहाँ पे 1 हो, नहीं, 3 की इमेज 7 होनी चाहिए, 5 की इमेज 11 है। अगर इसमें कोई एलिमेंट लेफ्ट ओवर भी रह जाता है तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब आप देखिए कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए चेक करने के जो तरीके हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड इज fx1 = fx2। सपोज आपको कोई भी फंक्शन दे रखा गया है, मान लीजिए आपके सामने लेट्स से द फंक्शन इज fx = x²। अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज 1 to 1 और नॉट। तो हम क्या करते हैं, वी पुट द इक्वेशन लाइक दिस fx1 = fx2। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, x1² = x2², दैट मीन्स x1 = ± x2। इसका मतलब यह हुआ कि x1 = x2 भी हो सकता है और x1 = -x2 भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जो x1 के लिए इमेज मिल रही है वो हमें -x1 के लिए भी मिल सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 1-to मैपिंग नहीं हुई, ये आपकी मैनी टू 1 मैपिंग हो गई। जब 1-to 1 मैपिंग होगी तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी x1 = x2। और देखिए दूसरा मेथड होता है दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इफ इट हैज गॉट ओनली ए 1 इंटरसेक्शन
then we say it is a 1-to-1 mapping। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है, इट हैज गॉट ओनली वन इंटरसेक्शन, तो दैट मींस दिस इज 1-to-1 मैपिंग। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y1 है। यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट x1 डैश है तो इसका मतलब यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 डैश है। तो वी हैव गॉट ए डिफरेंट इमेज। और तीसरा मेथड अब एक होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में हम क्या करते हैं कि वी फाइंड आउट द dy by dx ऑफ द फंक्शन। अगर dy by dx इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर dy by dx लेस देन 0 तो हम कहते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये 1-to-1 होगी, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब भी ये 1-to-1 मैपिंग होगी। अब आप देख सकते हैं इन दिस ग्राफ अगेन वी हैव शोन द सेम कंसेप्ट। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, इसका यहाँ पे सिर्फ एक यूनिक इंटरसेक्शन है, दैट मींस इट हैज गॉट ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जिसको हम कह सकते हैं ये 1-to-1 मैपिंग है। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इससे भी हमें पता लगता है ये 1-to-1 मैपिंग है। अगर मैनी टू वन मैपिंग होती तो कैसा केस बनता, सपोज करिए ये आपका ग्राफ ऐसे होता आगे मान लीजिए, और इसको अगर आप इंक्रीज कर देते या आगे बढ़ा देते तो आपको यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते। तो ये आपको इंडिकेट कर देता है ग्राफिकली कि इट इज मैनी टू वन मैपिंग। अब आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग। हाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैपिंग व्हेन इट इज 1-to-1। अब आप इसमें देखेंगे कि ये आपके सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं x1 x2 अप टू xm और y1 y2 अप टू y1। नाउ x1 कैन बी रिलेटेड टू n एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम इसको रिलेट करना शुरू करें तो x1 की n इमेजेस हो सकती हैं। अब x1 अगर y1 से सपोज करिए ऑक्यूपाई हो गया या y2 से ऑक्यूपाई हो गया, तो जो x2 के पास ऑप्शन होंगे वो n-1 होंगे। इसी तरीके से x3 के पास जो ऑप्शन बचेंगे वो n-2 बचेंगे। तो दैट वे वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग जो हो जाती है वो दैट इज द परमुटेशन ऑफ m थिंग आउट ऑफ n थिंग दैट इज गिवन बाय npm। So this is the way we find out the number of 1-1 mapping that is given by npm। अब इसमें सपोज करिए जैसे हम आपके सामने ये एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि ये आपका है जैसे 1 2 3 एंड लेट्स से इट इज xy। तो अब आप अगर कहें कि इसमें चेक करिए कि 1-to-1 मैपिंग है कि नहीं, तो अब आप 1 को x से रिलेट कर सकते हैं, 2 को y से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन 3 को आपको y से रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो। तो अब इस केस में देखेंगे 1-to-1 मैपिंग नहीं हो रही है। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इफ n इज लेस देन m, 1-to-1 मैपिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। That means in that case our answer will be 0. Next we are going to discuss about the many-one mapping. A mapping f a to b is said to be many-one function if two or more element of set have the same image in b। अब आपको बता दें कि जब 1-to-1 मैपिंग नहीं होती है तो फिर many-to-one मैपिंग होती है। That is very obvious। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि सेट a के अंदर 4 एलिमेंट हैं x1 x2 x3 एंड x4, और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं y1 y2 एंड y3। हियर x1 हैज गॉट y1 इमेज, x2 हैज गॉट y2 इमेज, लेकिन x3 और x4 की एक सेम इमेज y3 है। सो वी विल से दिस काइंड ऑफ ए मैपिंग इज many-one मैपिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइजेक्शन मैपिंग। नाउ बाइजेक्शन मैपिंग जो होती है वो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मैपिंग भी होती है, जिसको हम 1-to-1 एंड ऑन-टू भी कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे एक सेट A है और सेट B है। नाउ देयर इज ए करस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट A टू B। सेट A के अंदर 3 एलिमेंट हैं P Q R, और सेट B के अंदर 1 4 एंड 9। नाउ एलिमेंट P इज रिलेटेड टू 1, एलिमेंट Q इज रिलेटेड टू 4 एंड एलिमेंट R इज रिलेटेड टू 9। तो हम इसमें देख रहे हैं कि P Q R की एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो देयर इज 1-to-1 मैपिंग, every element has got a different image, और हर element of set B has got a pre image, तो इसमें on-to मैपिंग भी है। तो इस टाइप की मैपिंग को हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट यू विल सी द अनदर एग्जांपल f a to b। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाइजेक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्शन में आप देखेंगे कि अगर हम
सेट ए में मान लीजिए n एलिमेंट है, तो सेट बी में भी n एलिमेंट होंगे, क्योंकि 1 to 1 और on to हम चाहते हैं। तो x1 विल बी related to any element of set B, so that means x1 can have n image, x2 can have n minus 1 image, x3 can have n minus 2 image. Similarly, in the last element it will have only option for 1 image. तो total number of functions जो हो जाएंगे, that will be n into n minus 1 into n minus 2, and this will go up to this, up to 3, 2 and 1. That means it is n factorial. The total number of bijections are given by the formula n factorial, और इसमें जितने एलिमेंट्स डोमेन में होते हैं उतने ही एलिमेंट्स कोडोमेन में भी होते हैं। नेक्स्ट यू विल सी यू सम एग्जांपल। लेट ए एक्स इज सच दैट फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब है कि जो डोमेन एक सेट ए है उसके अंदर सारे एलिमेंट -1 से 1 के बीच में है, इक्वल टू बी, यानी बी का भी सेम डोमेन है। दैट मीन्स जो को डोमेन है उसके अंदर भी जितने भी y1, y2, y3 सब कुछ है वो -1 से 1 के बीच में है। नाउ देयर इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वी हैव टू चेक वेदर इट इज सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब सबसे पहले हम देखेंगे fx इक्वल टू मॉड x। मॉड x का देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है, दिस इज ए ब्लू ग्राफ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींच रहे हैं तो इसके हमें दो इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैनी टू वन मैपिंग हो गई। तो इसमें 1 to 1 मैपिंग तो है ही नहीं है, तो ये इंजेक्टिव नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके x1 के यानी डोमेन के एलिमेंट तो -1 से 1 के बीच में है, लेकिन जो को डोमेन में आपकी इमेज बन रही है वो 0 से 1 के बीच में बन रही है। जो नेगेटिव एलिमेंट हैं यहाँ पे -1 से 0 के बीच में उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव में नहीं हो सकते हैं। और बाकी अगर आप चेक करने को देखें तो इसकी जो रेंज है दैट इज बिलोंग्स टू 0 to 1, so now we can say it is not surjective also. Next you will see the another graph fx equal to x mod x. अब इसमें देखिए according to the definition it will be x square if x is greater than equal to 0, equal to minus x square if x is less than 0. तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे you will get the graph like this. Now from the graph it is very well clear कि it is 1 to 1 मैपिंग भी है और इसमें आपको रेंज भी आपको पूरी की पूरी -1 से 1 पे दिख रही है। तो वी कैन से सर्जेक्टिव आल्सो होल्ड, तो 1 to 1 भी है यानी इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो दैट मीन्स इट इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट यू विल सी fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अगेन यू कैन सी हियर इट इज 1 to 1 मैपिंग। आप इसमें शो कर सकते हैं ऐसे भी fx1 इक्वल टू fx2, दैट मीन्स x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 to 1 मैपिंग प्रूफ हो गई। आप इसको कैलकुलस से देखना चाहें तो f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर, दैट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स द ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगेन इट शोज इट इज 1 to 1 मैपिंग। और अगर आप इसको ग्राफिकली चेक करना चाहें तो एक लाइन आप पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रा कर दें तो वी विल सी देयर इज ओनली one intersection point. Now the from 3 methods we have checked that it is a injective mapping. अब बात आती है सर्जेक्टिव मैपिंग की, तो आप इसकी रेंज निकाल लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स x इक्वल टू y टू द पावर 1/3। अब आपको सिर्फ इसका डोमेन निकालना है विच टेल्स यू y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब y की सारी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होंगी, तो ये आपका सर्जेक्टिव मैपिंग भी हो गई। तो जब सर्जेक्टिव है इंजेक्टिव है तो इट मीन्स इट इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट यू विल सी fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इस केस में आप देखेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो आपकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाती है। सो नाउ इट इज वेरी वेल क्लियर इट इज मैनी टू 1 मैपिंग। और इसमें अब आप देखना है कि रेंज के बारे में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो तो होगी -1, 0 और +1। तो इसका मतलब ये इनटू मैपिंग हो गई, क्योंकि -1 के 1 के बीच में
सारे रियल नंबर्स कवर नहीं हो पाए, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पे ही रेंज गई। नेक्स्ट वी विल सी साइन पाई एक्स बाई 2। अब इसमें आप देखेंगे कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू माइनस साइन पाई बाई 2 से साइन पाई बाई 2 के बीच में वेरी करेगी, दैट मीन्स -1 टू +1। नाउ यू कैन सी हियर कि अगर आप इसमें एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो -1 और +1 के बीच में देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन, सो देयर इज 1-to-1 मैपिंग इज देयर, ऑन टू मैपिंग, क्योंकि हमें इसकी रेंज भी पता लग गई है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू ए डिफरेंट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन FR2R defined by fx equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, and we have to show that it has got a surjective mapping but not injective। तो अब आप इसमें देखेंगे जो fx बेसिकली आपका क्या हो गया है, that is x cube minus 6x square plus 11x minus 6। So now if you differentiate, it will become 3x square minus 12x plus 11। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो ये होता है 144 minus 4 into 3 into 11, that is plus 12। So now we can see here the coefficient of the x square a, that is equal to 3 greater than 0, but discriminant is also greater than 0, so we cannot say that this f dash x is either greater than 0 or not। That means we will say that it is not strictly increasing function। तो जब strictly increasing नहीं है तो we can say 1-to-1 मैपिंग भी नहीं है। तो अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये इंजेक्टिव नहीं हुई। अब जब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट कम्स लाइक दिस। ग्राफ प्लॉट करने के बारे में मैंने आपको एक डिफरेंट सीडी में बताया है। नाउ वी विल सी हियर कि अब इसमें हम कैसे करेंगे कि x टेंडिंग टू -infinity, so that means the graph will go to, that means the fx will also go to -infinity and x goes to +infinity, fx will also go to +infinity। तो इसमें जो आपकी रेंज बन जाती है that becomes from -infinity to +infinity। अब आप यहाँ देख रहे हैं जब हम इसको प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट करते हैं we put f dash x equal to 0, जिसमें हमें यहाँ पे ये और ये दो पॉइंट जो होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट पता लगते हैं और हमें नेचर पता लगता है कि -infinity से समवेयर बिटवीन 1 and 2 हमारा ग्राफ इंक्रीज करता है, इसके बाद बिटवीन 2 to 3 के बीच में ग्राफ डिक्रीज करता है और उसके बाद ये इंक्रीज करता हुआ +infinity को चला जाता है। तो इसका मतलब हमें जो कोडोमेन मिल रहा है दैट इज इक्वल टू द रेंज है, और जिस केस में हम देख रहे हैं कि इंजेक्टिव मैपिंग नहीं थी, तो दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि इट इज नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव। ग्राफिकली भी अगर आप एक लाइन पैरेलल एक्सिस के प्लॉट कर दें तो यू विल सी देयर आर 1, 2 and 3, so 3 intersections are there। Next we will see the another example। Let FR2R defined by fx equal to x square upon 1 plus x square prove that f is neither injective nor surjective। तो अब इस केस में आप क्या देखेंगे, हम बेसिक मेथड लगाते हैं fx1 equal to fx2, तो जिसमें ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाता है x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल बी ओनली लेफ्ट विद x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, जो कि आपका होगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो आप देख सकते हैं कि x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, x2 और -x2, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इंजेक्टिव। नेक्स्ट वी विल सी टू चेक फॉर द सर्जेक्टिवनेस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकालना चाहेंगे, तो वी कंसीडर्ड इट लेट से x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू y प्लस yx स्क्वायर। अब इसके बाद हमने x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, जो कि हम रेंज निकालने में आप क्या करेंगे, वी विल चेक द डोमेन फॉर दिस, दैट मीन्स y अपॉन 1 माइनस y, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y विल लाई बिटवीन 0 to 1। इसमें 1 माइनस y जो कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। नाउ वी विल सी हियर दैट आवर रेंज इज फ्रॉम 0 to 1,
सो नाउ वी कैन से आपका जो रेंज है दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन, सो देयर इज नो सर्जेक्टिव मैपिंग. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अनदर इलस्ट्रेशन. If the function fr to a is given by fx equal to e to the power x minus e to the power minus mod x upon e to the power x plus e to the power mod x, its surjection find a. तो अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे fx जो है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर x हो जाएगा if x is greater than equal to 0. So it will become e to the power 2x minus 1 upon e to the power x into 2 e to the power x. That means it has become e to the power 2x minus 1 upon 2 e to the power 2x. Now our target is to find out the range of this function. तो आप देखेंगे we can write it also this 1 minus 1 by e to the power 2x. अब अगर आपका केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स e टू द पावर 2x की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 1, और इसके बाद e की पावर 2x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ आल्सो. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन e टू द पावर x विल बी लेस देन 1. तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू बनेगी वो हमेशा हाफ से कमी होगी. तो दैट मीन्स वी कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ. लेकिन ये हाफ कभी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है. तो नेक्स्ट वी विल सी द अनदर केस व्हेन x इज लेस देन 0. आप इस केस में रेंज आप y के टर्म में भी कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं. दैट इज लाइक दिस. अगर हम इसको ऐसे लिख लें y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 e to the power x when x is greater than equal to 0. That means e to the power 2x minus 1 upon 2 e to the power 2x equal to y. तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2y e to the power 2x equal to e to the power 2x minus 1 या e to the power 2x equal to minus 1 upon 2y minus 1, that is 1 upon 1 minus 2y. So now this will give you 2x equal to log of 1 upon 1 minus 2y. Now y 1 minus 2y cannot belong to 0, that means y cannot belong to half. And the another thing, 1 upon 1 minus 2y, this should be greater than 0, that means 1 minus 2y should be greater than 0, that means y should be less than half. तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू लेस देन हाफ होनी चाहिए, और जब आप मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 इसमें डाल देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 1, दैट मीन्स इट विल बी 0. तो अब हमें नेक्स्ट केस देखना है कि जब हमारी वैल्यू x लेस देन 0 होती है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस. तो इस केस में जो आपका fx हो जाएगा दैट विल बी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x. मॉड x है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, दैट इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है x लेस देन 0 के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू 0 मिलेगी. तो ये हमें बता रहे हैं कि जो फंक्शन की रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 टू हाफ, एंड दिस विल बी व्हाट कॉल्ड द सेट A. नेक्स्ट नाउ वी विल सी हाउ व्हाट इज इनवर्स फंक्शन. नाउ when we have to find out the inverse of the function, now the necessary condition for this that there should be always a बाइजेक्टिव मैपिंग. अब इनवर्स ऑफ फंक्शन से मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे इस केस में आप देख रहे हैं सेट A है, दिस इट हैज गॉट 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, एंड सेट B इट हैज गॉट एलिमेंट्स 2 4 6 8. अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज गॉट ए यूनिक इमेज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज गॉट ए इमेज. और अगर आप इसी चीज को अगर आप B से A की तरफ भी अगर वॉच करें तो आप देखेंगे कि 2 से 1 रिलेटेड हो रहा है, 4 से 2 रिलेटेड हो रहा है, 6 से 3 रिलेटेड हो रहा है, 8 से 4 रिलेटेड हो रहा है. तो फंक्शन की डेफिनेशन B से A भी सेटिस्फाई हो रही है. तो जब ऐसा केस होता है तो हम कहते हैं देयर इज ए 1-to-1 एंड ऑन-टू मैपिंग, दैट मीन्स बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही है. तो हम इसमें इनवर्स निकाल सकते हैं. दैट मीन्स फंक्शन अगर A to B डिफाइन होता है
तो B2 जो A डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन. In the next case you will see we have shown what is the inverse of the function, that is from B to A. अब आपको इसमें पता करना है कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं. तो फाइंड आउट करने का देखिए जो तरीका रहता है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहले सपोज वी हैव सम फंक्शन. अब इस केस में x के टर्म्स को हम y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो भी y के टर्म्स में हमारे सामने फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं दैट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. अब सबसे पहले हम इसमें देखें कि जो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है. ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. अगर हम कहते हैं कि ये आपका कोई ग्राफ है लाइक दिस, तो जो आपका अगर ये ग्राफ fx है then the graph of f inverse x will be like this. That means their intersection point will be always lying on the line y equal to x. तो जो इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर इमेज पड़ेगी y equal to x के रिस्पेक्ट में that will be this. So that is what here shown, that this is their object and this is the perpendicular image. Now I would like to tell you about the solution of the equation f inverse x equal to fx. तो इस केस में अगर हम दोनों फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो लाइन y इक्वल टू x पे लाई करता है. अगर हमें इसका सोल्यूशन पता करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, तो वी कैन ऑलवेज सॉल्व लाइक दिस fx इक्वल टू x, और वी कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस f इनवर्स x इक्वल टू x. So this will give us the solution as in this case. In this case, next we will tell you how to find out the inverse of the function. fx equal to sin inverse x upon 3, x belonging to minus 3 to 3. तो इसमें देखिए जो x की वैल्यू है वो माइनस 3 से 3 के बीच में लाई हो रही है. दैट मीन्स x बाई 3 माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगा. तो साइन इनवर्स x बाई 3 वेल डिफाइंड हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम माइनस 3 से 3 के बीच में साइन इनवर्स x बाई 3 का ग्राफ खींचे तो इट विल बी like this. That means it will have pi by 2 here. In this case it will be again minus pi by 2. तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1-to मैपिंग भी है, on-to भी है, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है. तो इसमें अब हम इसमें इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वी राइट इट लाइक दिस, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 3. दैट मीन्स x बाई 3 इक्वल टू साइन y या x इक्वल टू 3 साइन y. अब हमारा जो इनवर्स फंक्शन हो गया दैट इज f इनवर्स x विल बी रिटन एज 3 साइन x, या इसको आप कोई दूसरा नाम gx भी दे सकते हैं, gx इक्वल टू 3 साइन x. नेक्स्ट वी विल सी द अनदर इलस्ट्रेशन. फाइंड द इनवर्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फ्रॉम x 1 to 3. तो अब आप इसमें देखेंगे कि पहले हमें इसको चेक करना चाहिए कि वेदर इट इज बाइजेक्टिव मैपिंग और नॉट. तो इसमें आप देखेंगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 प्लस 1 माइनस 9/4. दैट मीन्स इट हैज बिकम x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5/4. अब अगर आप इसमें x की मिनिमम वैल्यू अगर इसमें 1 डालेंगे तो इट विल बिकम log ऑफ 1 प्लस 3/2 whole square minus 5/4. So that means this will be greater than 0. और वैसे भी अगर आपके सामने अगर सिर्फ इस फंक्शन को हम चेक कर लें, मान लीजिए कोई फंक्शन ये gx है, that is x plus 3/2 whole square minus 5, g dash x will be what? 2 into x plus 3/2. So that means in the domain 1 to 3 our g dash x will be always greater than 0. So that means this is a increasing function. तो इस फंक्शन की यानी जो एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की हमें मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 3 पे मिलेगी. तो अब जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी पॉजिटिव होगी और ये फंक्शन इस जोन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अगर आप इस सारे फंक्शन का लॉग लेके भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड इट इन द इंक्रीजिंग मोड. तो दैट मीन्स वी विल हैव 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग. तो हम इसमें इसका इनवर्स निकाल सकते हैं.
अब देखेंगे कि हम इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो y इक्वल टू log e x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर y, या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू 0. So x will be equal to minus 3 plus minus under root 9 minus 4 1 minus e to the power y by 2, that means minus 3 plus minus under root 5 plus 4 e to the power y oblique 2. अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं तो x की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो रही हैं, तो इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यूज थी वो हमारी पॉजिटिव जोन टू पॉजिटिव थी. अगर हमारा डोमेन 1 से 3 के बीच में था तो को डोमेन भी हमारा log ऑफ 5 टू log ऑफ 19 के बीच में था. तो दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज की कोई भी प्लेस इसमें पॉसिबल नहीं है. तो जो इनवर्स बनेगा दैट विल बी इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4 e to the power x by 2. Next we will see the another illustration. Let f 1 by 2 to infinity to 3 by 4 to infinity, where fx equal to x square minus x plus 1. Find the inverse of fx and hence solve this equation. अब आप इसमें देखेंगे तो जो डोमेन है that is 1 by 2 to infinity है और को डोमेन 3 by 4 to infinity है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं fx equal to x square minus x plus 1, that means fx equal to x minus half whole square plus 3 by 4, that means let us say fx equal to y. So now it will happen x minus half equal to plus minus under root y minus 3 by 4, that is x equal to half plus minus under root y minus 3 by 4. So that means जो inverse हो जाएगा that will be half plus under root y minus 3 by 4. Again negative sign will be not taken. जो डोमेन है वो 1 by 2 से इन्फिनिटी के बीच में था. अब इसमें यही चीज आपकी रेंज का काम करने लगती है, तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमें कौन सा साइन रखना चाहिए. नेक्स्ट वी विल सी हियर दैट इज द फाइनली वी हैव रिटन दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हाफ प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 by 4. नाउ यू कैन सी दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के साथ, दैट मीन्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन y इक्वल टू एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन होता है, तो वी विल सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स के साथ जो सोल्यूशन मिलेगा वही सोल्यूशन इस केस में भी आपको अवेलेबल होगा. एंड लेट अस सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1. So the solution of this equation will be x equal to 1. Now we are going to discuss about the composite function. Now what are composite function and how they are defined? For this, first of all, let's consider there is a function f from a to b. There is another function from g, b to c. Now we can define new function from a to c in which we will have the fx as an independent variable for gx. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड देयर इज मैपिंग फ्रॉम a टू b. हमें fx मिलता है और ये अब fx एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करता है एंड वी गेट ए न्यू फंक्शन hx विच इज डिफाइंड एज g ऑफ fx. अब इसको डिफाइन होने के लिए कंडीशन जो कि मस्ट है कि fx की जो रेंज होनी चाहिए दैट शुड बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द gx. अब इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि there is a function fx and there is a function gx. Now we are feeding one independent variable x and we are going to get an output that you can see here fx, and now this fx is fed into the new function gx and we are going to get g of fx. अब इसमें ये होना चाहिए जो fx की रेंज होनी चाहिए that should be a in the proper subset of the domain of gx. अदरवाइज ये आपका फंक्शन सोचिए कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा अगर fx इसके डोमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू शो यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. देयर आर सम प्रॉपर्टीज. इफ f is an even function, g is even,
then f of g will also be an even function. f of g का मतलब है f of gx. अब इस केस में gx एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करता है और gx की जो रेंज होगी वो फंक्शन f के प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन होनी चाहिए. इसी तरीके से अगर हम कहेंगे f is odd, g is odd, then f of g is also an odd function. f is even, g is odd, then f of g is an even function, and f is odd and g is even, then f of g is an even function. Next I will show you some illustration. Let gx equal to 1 plus x minus greatest integer x, and जो function की definition fx है that is minus 1 when x is less than 0, it is equal to 0 when x equal to 0, and it is equal to 1 when x is greater than 0. Now this question has been asked in IIT somewhere 2 or 3 years back. अब हमें पता करना है f of gx क्या होगा. अब आप इसमें देखेंगे तो gx जो है that is 1 plus x minus greatest integer x, that means it is 1 plus fractional function x. अब हमें पता है कि fractional function की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है. तो that means 1 plus fractional function x जो होगा that will be always greater than 1 and less than 2. अब आप इसमें देखेंगे हमें f of gx पता करना है, तो इसके अंदर जो gx की वैल्यू है उसमें आप अगर यहाँ पे फीड करते हैं f of gx, तो that means your gx should be greater than 0 when it is 1. We can see here fx is equal to 1 when x is greater than 0. तो इन दिस केस आपको क्या दिख रहा है कि gx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दिस डेफिनेशन विल बी ओनली एप्लीकेबल एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f gx इक्वल टू 1. नेक्स्ट यू विल सी द अनदर इलस्ट्रेशन fx इक्वल टू 1 upon 1 minus x. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f of fx एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब आपको देखिए कि जब आपको fx को डिफाइन होना है तो दैट मीन्स 1 माइनस एक्स कैन नॉट बिलोंग टू 0. दैट मीन्स x की पहली बात वैल्यू 1 नहीं हो सकती है. नाउ वी विल फाइंड आउट f of fx. अब आप देखें ऑन योर स्क्रीन वी हैव fx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. f of x विल बी इक्वल टू f of 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. अब इसमें fx एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है. अब हम इसमें नेक्स्ट को इसमें हम क्या करेंगे, जो fx है उसमें x के प्लेस पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट x माइनस 1 अपॉन x. तो अब आप इसमें देखेंगे दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड बट x कैन नॉट बिलोंग टू 0. तो दैट मीन्स अगर हम सिर्फ इतनी सी बात कहें कि f of fx कब डिफाइन होता है तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. लेकिन अब हमें और पता करना है f of fx. So now you will see on your screen कि we have found out like that हमारी जो वैल्यू आई है that is simply x. लेकिन x के कारण केस में आप देख सकते हैं कि it can take all the value. लेकिन उससे पहले हमारी दो कंडीशन निकल चुकी हैं that is कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए. Now you can see on your graph also कि हमने यहाँ पे y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ की है, लेकिन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे हमने हॉलो सर्कल शो कर दिया है. यही हॉलो सर्कल बता रहा है कि ये फंक्शन जो डिफाइन होगा उसके अंदर x की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अनदर इलस्ट्रेशन fx इक्वल टू a माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 by n, where a is greater than 0 and n is a positive integer, then show that f of fx equal to x. Now this question is also being asked in some time in IIT. Now we will see here fx equal to a minus x to the power n to the power 1 by n. f of fx, अब हमारा x के प्लेस पे देखिए fx आ गया है. अब यहाँ पे हम अगेन fx की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो जिसमें जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यू विल सी हियर कि दिस n एंड दिस n विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल बी ओनली लेफ्ट विद इक्वल टू x. So we can see here the f of fx is equal to x. Next you will see here the next illustration that if fx equal to 1 plus x when x lies between 0 to 2 and it is equal to 3 minus x when x lies between 2 to 3, what will be the value of gx, that is f of fx. अब आप इसमें देखें कि fx की वैल्यू पीस वाइज डिफाइन है 1 plus x जब x की वैल्यू
0 और 2 के बीच में होती है, एंड इट इज 3 माइनस एक्स व्हेन इट लाइज बिटवीन 2 to 3। अब जब हम f ऑफ fx जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यहां हर जगह पे x के प्लेस पे fx हो जाएगा। तो दैट मीन्स fx शुड लाई बिटवीन 0 to 2 लाइक दिस। अब आप देखिए यहां पे आज चीज समझने की है कि जब हम fx की अब कौन सी डेफिनेशन पहले चूज करते हैं। सपोज करिए जब हमने fx इक्वल टू 1 प्लस x चूज किया, सो नाउ यू विल सी हियर कि व्हेन fx इक्वल टू 1 प्लस x, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के प्लेस पे 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद fx की वैल्यू हमारी 0 और 2 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम x शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 2, क्योंकि fx को डिफाइन होना है, fx की इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को डिफाइन होना है। और दूसरे केस में भी हम जब fx के प्लेस पे 1 प्लस x रख रहे हैं तो इन दैट केस 1 प्लस x will lie between 2 and 3 and x will lie between 0 to 2। अब फर्दर हम इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो वी विल सी हियर इट बिकम्स x lies between -1 to 1, here x lies between 0 to 2, और यहाँ पे ये बन जाता है 2 minus x when that means x lies between 1 to 2 and x lies between 0 to 2। अब आप देखेंगे कि इस जोन में हमारा कॉमन जोन क्या है। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, यहाँ पे x कह रहा है कि हम 0 से 2 के बीच में है, तो दैट मीन्स द कॉमन जोन बिटवीन देम इज ओनली दिस, दैट इज 0 to 1। तो इसका मतलब f ऑफ fx की जो डेफिनेशन होगी दैट विल बी 2 प्लस x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। सो नाउ यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन कि fx की जो डेफिनेशन बनी है दैट इज द gx की जो डेफिनेशन बनी है 2 प्लस x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। इसी तरीके से सेकंड केस में हम डिसीजन लेंगे कि जैसे ये कह रहा है कि x लाइज बिटवीन 1 to 2, और दूसरी कंडीशन ये भी मस्ट है, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2। तो व्हाट इज नाउ कॉमन बिटवीन देम, दैट इज फ्रॉम 1 to 2। दिस इज व्हाट फ्रॉम 0 to 2 एंड हियर इट इज फ्रॉम 1 to 2। सो वी हैव नाउ रिटन ओवर हियर कि जो 1 से जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में की होगी तो ये 2 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन लेंगे जब fx की डेफिनेशन 3 माइनस x है। तो जब fx की वैल्यू 3 माइनस x होगी, हम यहाँ पे 1 प्लस x था तो x के प्लेस पे 3 माइनस x रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस x, और ये वाला पोर्शन सिंपली x हो जाएगा। लेकिन 3 माइनस x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में भी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम x शुड आल्सो लाई बिटवीन 2 to 3। इस बात का हमें यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि अब हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन ली है वो 3 माइनस एक्स ली है। इसी के बाद यहाँ पे भी हम ये कंडीशन इंप्लाई कर देते हैं। सो नाउ यू विल सी नेक्स्ट कि व्हाट विल हैपन कि इट विल बिकम 4 माइनस एक्स व्हेन माइनस एक्स लाइज बिटवीन -3 to -1 एंड x लाइज बिटवीन 2 to 3। अब इस स्टेटमेंट का देखिए मतलब है x लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड x लाइज बिटवीन 2 to 3, so the common zone between them will be only when x lies between 2 to 3। और इस केस में आप क्या देखेंगे कि it becomes x lying between 0 to 1 and x lies between 2 to 3, so there is nothing common between them। this is 0 1। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, so there is nothing common between them। so in this case our gx function that is f of fx will be not defined, we will have only this definition that f of fx will be equal to 4 minus x when x lies between 2 to 3। so now you can see the answer on your screen। we will have the 3 definition, that is the 3 piecewise definition of the function according to the values of x in different zones।